हम हम लोग कल देख लिए थे गुप्त साम्राज्य की आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, जहाँ पे हम गुप्तकालीन प्रशासन देखेंगे और गुप्तकालीन समाज देखेंगे और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो बच जाएगा गुप्तोत्तर काल और गुप्तकालीन धर्म, वो हम अगले में देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, जो भी आपको समझ में आया पूछिए, नहीं समझ में आया हमसे रिवीजन करते चलिए। ठीक है, कल वाला में कोई डाउट था क्या? तो देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए मतलब गुप्त काल में जो हुआ ना, यानी गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था क्या था, क्या क्या नियम था लगा हुआ, वो इसमें देखेंगे। गुप्तकालीन समाज की क्या स्थिति थी, समाज में किस तरह की बातें चलती थी, वो इसमें देखेंगे। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था क्या, मतलब वहाँ लेन देन कमाई का क्या जरिया था, कैसे गुप्तकालीन आगे बढ़ते थे, ठीक है, और समृद्ध होते थे, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रशासन में केंद्रीय स्तर पर दंड नायक, इसको न्यायाधीश बोलते थे। क्या बोलते थे? न्यायाधीश। दंड नायक, महाबलीकृत यानी सेना नायक होता था, उसको कहते हैं महाबलाधिकृत। और दंड नायक न्यायाधीश होता था। क्या होता था? न्यायाधीश। संधि विग्रही, विदेश मंत्री, अगर दो देशों में लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी तरह की बात हो गया दो राज्यों में, तो ही ना विदेश मंत्री उसको जाकर संभालते थे। ठीक है, जैसे अधिकारी थे, तो इस काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे। वंशानुगत मतलब उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा, मतलब वंश के अनुसार। ठीक है, वंश के अनुसार, तो वंशानुगत होने लगे थे। तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाने लगे थे। मतलब एक ही व्यक्ति ना एक से अधिक पद ले सकता था। समझ रहे हैं? माने कि एक के आदमी को दे दिया सिपाही, एक के आदमी को दिया सेनापति। ठीक है, तो ऐसे पद दिए जाने लगे थे एक ही व्यक्ति को। ठीक है, साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। आप प्रांत के बारे में जानते हैं, छोटा छोटा पार्ट। ठीक है, अथवा भुक्ति कहा जाता, मतलब प्रांत को ही कहते थे भुक्ति, प्रांत को ही कहते थे भुक्ति। भुक्ति पर उपरीक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। माने कि एगो भुक्ति पर ना एगो उपरीक रहेगा, मतलब उसका अधिकारी। ठीक है, एगो भुक्ति पर एगो उपरीक। ठीक है, उसको देख रेख करने के लिए। प्रांतों को अनेक जिलों को बोलते हैं विषय, जिलों को यानी पहले विषय बराबर जिला, अभी जिला है ना, तब विषय। ठीक है, तब प्रांतों को अनेक जिलों में बांटा गया था, यानी जिला मतलब विषय, जिसका प्रधान है विषयपति। अब ये बात याद रखिएगा विषयपति के बारे में। क्या? विषयपति, इसके बारे में विषयपति। विषयपति क्या है? यानी जिला के मालिक, जिला के हाँ, जिला बराबर विषय। अब विषय के जो प्रधान होगा वो विषयपति। अभी जिला में कौन है? डीएम। अभी मेन डीएम है ना, हाँ, करता धरता जिला के डीएम होता है ना। ठीक, तो उसमें जिला के विषय, विषय के विषयपति, विषय के विषयपति प्रधान होते थे। क्या होते थे? प्रधान। जिला प्रशासन के नीचे विधि प्रशासन होता था, जिसका प्रधान आयुक्त होता था। माने जिला के नीचे, जैसे अभी डीएम के नीचे एसपी हो गया। ठीक है, तो उसके नीचे होता था ना, उसको कहते थे बीथी। कहता है ग्राम का सबसे निचली प्रशासनिक इकाई के माने, मतलब सबसे छोटा बोले ग्राम, सबसे छोटा यानी नीचे स्तर का, सबसे नीचे स्तर का ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना जाता था। इसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था, और उसी को कहते हैं महत्तर। क्या कहते थे? यानी ग्राम के जो हेड होगा, अभी मुखिया कहते हैं ना, मुखिया सरपंच कहते हैं ना, तो उस समय जो ग्राम के जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे, या फिर महत्तर। क्या कहते थे? तो आपको इसमें क्या याद रखना है, एगो विषयपति वाला, विषय के विषयपति, और ग्राम के महत्तर या ग्रामिक। ठीक है, यही दो महत्वपूर्ण था। अब भुक्ति जान रहे हैं ना, भुक्ति बड़ा प्रदेश इकाई होता था, उसको भुक्ति कहते थे। ठीक है, अब हमको देखना है गुप्तकालीन समाज किस तरह से बटा हुआ था। ठीक है, पता कास्ट का विवरण। सर्वप्रथम ना याज्ञवल्क्य स्मृति, कास्ट एक जाति का नाम है, समझ रहे हैं? हाँ, कास्ट का विवरण सर्वप्रथम ना याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ये प्रश्न पूछता है कि कास्ट के बारे में सबसे पहले वर्णन कहाँ किया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कास्ट का वर्णन सर्वप्रथम ना ओशनम स्मृति में। तो कास्ट एक जाति के रूप में ओशनम स्मृति में, और सिर्फ कास्ट याज्ञवल्क्य स्मृति में। समझ रहे हैं? जाति के रूप में ओशनम स्मृति में, और सिर्फ कास्ट याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में न गिरावट, किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार हुई। माने वैश्य थे, उसके स्थिति गिरा, लेकिन शूद्र का स्थिति ऊपर उठा। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, मतलब महिला भी संपत्ति में अधिकार ले सकती है, ये दिया गया याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में कि महिला भी ना अब हिस्सा लेगी। ठीक है, स्त्री विवाह आदि के समय में वधू को माता पिता के साथ सास ससुर से प्राप्त सभी उपहारों को, फिर से सुनो, स्त्री धन माने कि स्त्री का जो धन, स्त्री धन विवाह आदि के समय वधू माने कि दुल्हन,
के माता पिता के से तथा सास ससुर से प्राप्त सभी उपहारों को कहते थे, यानी कि स्त्री धन। स्त्री धन जैसे कि शादी वाले ना, तो मान लो किसी का शादी हुआ तो उसको गिफ्ट मिला चाहे कुछ भी मिला ना, तो बोले स्त्री धन, चाहे माँ देते चाहे सास देते चाहे ससुर देते चाहे पिता देते, वो बोले स्त्री धन। शादी में होता है ना, तो वो हुआ स्त्री धन। ठीक है, स्त्री धन समझ गए ना, स्त्री धन क्या बात है। कहता कालिदास ने मेघदूतम, कालिदास जान रहे हैं ना, शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कालिदास का कहा जाता था। मेघदूतम को कौन लिखा? मेघदूतम किताब का नाम है, कालिदास लिखे, महाकाव्य है। ठीक है, कालिदास के मेघदूतम में देवदासी प्रथा तथा कालिदास के ही अभिज्ञान शकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा के लिए किया गया है। पर्दा समझ रहे हैं ना, फुरका जो लगाता है। हाँ, तो एगो मेघदूतम लिखे, उसमें देवदासी के बारे में बताए, और एगो अभिज्ञान शकुंतलम लिखे, उसमें ना अवगुंठन के बारे में बताया, यानी कि इसका मतलब हाँ पर्दा होता है, पर्दा मतलब पर्दा कीजिए, ठीक है, के बारे में वर्णन किया गया। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त, आप इसको याद रखिए, भानुगुप्त वाला, ठीक है, ये कुछ भी करता है, भानुगुप्त वाला कुछ भी करता है, इसको कहीं लिख लीजिए, कहीं आप 510 में, ठीक है, ये कुछ भी करेगा भानुगुप्त। सती प्रथा का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था? भानुगुप्त के, ये वाला याद रखिए, भानुगुप्त का कुछ भी करता है। अच्छा, सती प्रथा में क्या होता है इसे बता देते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, अभिलेख के बारे में याद रखिए, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, अभिलेख, एरन अभिलेख। सती प्रथा क्या है, जैसे जिसका पति मर गया ना, तो पत्नी को ना पति के साथ ही ना दफना दिया जाएगा, ठीक है, वो हो गया सती प्रथा। ठीक है, यानी जिसका पति नहीं है, अब वो पत्नी भी नहीं रह सकती, ठीक है, उसी के साथ उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा एक प्रथा चला हुआ था, तो इसका साक्ष्य मिलता है ना भानुगुप्त का ना एरन अभिलेख है। क्या है? एरन अभिलेख। भानुगुप्त का कौन सा है? एरन अभिलेख है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के बारे में पता चलता है कि 510 ईस्वी का है। ठीक है, तो आपको पूछेगा तो समझ जाइएगा। गुप्त काल का है ये भी समझिए, इसमें लिखा है भानुगुप्त, तो गुप्त काल के लिए, ठीक है। तो एरन अभिलेख का संबंध क्या है? भानुगुप्त से। ऐसे से क्या पता चलता है? सती प्रथा। इसमें से मेन क्वेश्चन यही निकलता है, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से। क्या पता चलता है? सती प्रथा का पहला साक्ष्य। तो पूछेगा सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। हो गए इतना तक। अब हम देखें गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था किस पे आधारित था? ठीक है, पता है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के लिए, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में एक और जहां मुद्रा अर्थव्यवस्था, मुद्रा माने की रुपया पैसा, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार, मतलब जहां पे खरीद बिक्री करते थे, वाणिज्य व्यापार में ह्रास देखा गया। ह्रास माने की नुकसान। वही कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार। देखो, प्रसार मतलब विकास, ह्रास मतलब नुकसान। यानी कि वाणिज्य व्यवस्था था उसमें ह्रास यानी लॉस हो रहा था, कृषि व्यवस्था में मुनाफा हो रहा था यानी विस्तार हो रहा था। गुप्तोत्तर में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त बंगला पतन से संचालित होते थे। यानी कि पतन का नाम है ताम्रलिप्त। अरे पोर्ट जहाँ से बंगाल से आता जाता है, जैसे कलकत्ता ना बगल में, तो वहाँ भी तो है ना बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ से माल एक जगह से दूसरी जगह आता जाता था। ठीक है, तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त बंगाल पतन से न संचालित होता था। यही बंगाल जो पश्चिम बंगाल यानी आपको कोलकाता के बगल में ना पोर्ट है, तो वहां से ना आन जान होता था, मतलब कि माल आता था आ जाता था व्यापार के लिए। उत्तर भारत के बारे में, ठीक है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, आग लो इसको याद रखना, सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा कौन चालू किया? गुप्त, यही पूछेगा। तो गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनके उन्हें अभिलेखों में ना दिनार कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनार। यानी कि अभिलेख में इसको दिनार बोला गया, किसको? सोने के सिक्कों को। और सबसे ज्यादा यही ना चलाया, सबसे ज्यादा सोना गुप्त, सबसे ज्यादा गुप्त। सोना के बारे में बताया है ना, सबसे पहले हिंदू यूनानी, उसके बाद कनिष्क, उसके बाद गुप्त। ठीक है, तो सबसे शुद्ध रहे कनिष्क के, और सबसे ज्यादा रहे गुप्त के, और सबसे पहले हिंदू यूनानी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सोने के सिक्कों को दिनार बोलेंगे। ठीक है, इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई थी उसे अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? दान में देने का व्यवस्था कौन किया था? सातवाहन। ऋषि मुनि को जो दान देता है, जमीन भूमि दान, ये चालू किया था सातवाहन। तो इसके बारे में याद रखिए। तो इसके समय में जो दान दे दिया उसको कह दिया अग्रहार। क्या बोल दिया? अग्रहार। जूनागढ़ अभिलेख में ना बेगार प्रथा का संकेत मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र रावण से पीछे पड़े हैं,
तो उसमें ना बेगार प्रथा के बारे में मिलता है जानकारी। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इससे समकालीन अभिलेख में भी विशिष्ट कहा गया है। श्रेणी के प्रधान को इस काल में ना ज्येष्ठ कहते थे। श्रेणी के प्रधान मतलब जाति का जो हेड होता था, जाति में जो बड़ा होता था, उस श्रेणी के प्रधान उसको क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। क्या कहेंगे? ज्येष्ठ। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मतलब गुप्त काल में ना उज्जैन ना व्यापार का केंद्र था, महत्वपूर्ण। ठीक है, गुप्त काल में उज्जैन क्या था? महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्कों को रुपया, क्या रुपया, सोना के सिक्का के दिनार, चांदी के सिक्के के रुपया, यानी रुपया, रुपया। ठीक है, रुपये का ये बोलो चांदी क्या, सोना के दिनार, रुपये का। तो आपको पूछ देगा कि सोने के सिक्के को क्या कहते हैं? दिनार। चांदी को सिक्के के रुपये का, रुपये का। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले में हम देखेंगे गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था और गुप्तकालीन गुप्तोत्तर काल। ठीक है, अगर